Assalamu alaikum listeners, this is your host Sara Hassan and welcome back to another exciting episode of Campus Chronicles brought to you by Public Speaking and Literary Club where we bring you closer to the leaders shaping our academic journey. तो नाजरीन कहते हैं कि अगर मेहनत और पेशेंस सच्चा हो, अगर किसी चीज को सच में बदलने का जज्बा हो तो कामयाबी आपके पास खुद चलकर आती है। तो नाजरीन आज के हमारे मेहमान शख्सियत भी इसी सोच का जीता जागता मिसाल है। ये सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है बल्कि एक विजनरी लीडर है जो ऑनेस्टी, जस्टिस, इक्वलिटी और सोशल चेंज पर बिलीव करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर जुल्फकार कलहोड़ो साहिब की, जो अपनी लीडरशिप के जरिए रूरल सिंध में एक नया इनकलाब बर्पा कर चुके हैं। उनका सफर, उनकी स्ट्रगल्स और उनका मिशन काबिल फख्र है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स रियली सर ऑनर कि आपने आज हमें ज्वाइन किया और हमारे सक्खर आईवी यूनिवर्सिटी के एक छोटे से इनिशिएटिव को सर आपने सपोर्ट किया। तो सर पहले तो जिस तरह आप आज सीईओ हैं सरसों के इतनी बड़ी अच्छी पोजीशन को और इतने अच्छे इनिशिएटिव को सर आप लीड कर रहे हैं, तो इस सब के रिलेटेड तो हमारी बातें होती रहेंगी, बट सर इसके अलावा हम आपके इब्तदाई सफर, आपकी तालीम से रिलेटेड हो गया, आपकी जो दूसरी जिंदगी में आपके जो रोजमर्रा की हैबिट्स हैं उन पर भी बात करेंगे सर। तो सर अगर देखा जाए तो आपकी जिंदगी का शुरुआती सफर काफी मुश्किलात और चैलेंजेस से काफी ज्यादा गुजरा है, और अगर ये भी हम लोग देखें तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर आज तक आपने बहुत स्ट्रगल्स का सामना किया है। तो सर अगर अपनी जर्नी का आप एक क्विक रिव्यू दे सकें ताकि हमारे जो सामाईन है वो भी सुन सकें आपको। जी जी, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर मैं आज जहाँ जिस मंजिल पे देखता हूँ तो मुझे खुद इस अनबिलीवेबल लगता है कि जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मेरी ज़िंदगी में इतना कलरफुल किया और काफ़ी ब्लेस्ड लाइफ दी। तो नॉर्मली देखें, मेरी जो आँख खुली है वो बिल्कुल रिवराइन बेल्ट, जिसको हम कच्चा इलाका कहते हैं, और वहाँ ना स्कूल होते हैं तो स्कूल के लिए काफ़ी आपको पैदल जाना पड़ता है। तो वहाँ से प्राइमरी का सफ़र हुआ, फिर कुछ हालात ऐसे ख़राब हुए वहाँ पे, जिस तरह आज देख रही होती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बैकवर्ड कल्चर, तो उस वजह से फिर हमारी फैमिली जो है ना वो शिफ्ट कर गई कराची। तो फिर 8वीं क्लास मैंने कराची में उर्दू मीडियम में जाके लर्न किया। वहाँ पे मुझे उर्दू बोलना नहीं आती थी और मैं उर्दू मीडियम में पढ़ रहा था। फिर मैंने मैट्रिक जो है वो एनजेवी स्कूल से किया और इसी तरह इंटरमीडिएट कॉलेज का किसी मैंने किया। फिर एक ख्वाब होता है बचपन से कि जी इंजीनियर बनना है और डॉक्टर बनना है, जो कि आजकल की यंग जनरेशन में एटलीस्ट वो निकल गया है कि बहुत सी फील्ड होती हैं। तो हमें भी ये था कि जहाँ इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उस चक्कर में फिर वो इंजीनियरिंग में मैंने दाखिला लिया तनुजा में, वहाँ से इंजीनियरिंग की। और फिर जब इंजीनियरिंग पास करने के बाद काफ़ी टफ लाइफ और भी थी, जॉब स्कैरिसिटी और पता है, तो फिर मुझे नौकरी मिली मिलिट्री अकाउंट्स में। तो वहाँ से फिर मैंने ICMA में एडमिशन लिया ड्यूरिंग जॉब और मैंने फिर ICMA क्वालिफाई किया। और जैसे ही मैंने ICMA क्वालिफाई किया है उसके बाद मेरे दिन असल में फिर है, और वो दिन है आज का दिन है कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे मैं रहा। तो एजुकेशन का ये था। और फिर फर्स्ट अलदारी इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही आए होंगे, और आप समझ रहे हैं कि रूरल लाइफ में न स्कूल होते हैं न फिर टीचर होते हैं, साल का साल जो है ना जाके वैसे बैठते थे, कभी जाते थे कभी नहीं। तो वो प्रॉब्लम फेस करते हुए आजकल भी फील होता है कि जी पता नहीं किस तरह फिर भी निकल आए। फिर पहली जॉब जो है वो मिलिट्री अकाउंट्स में मेरी 1997 में हुई। 4 साल मैंने वहाँ जॉब की। फिर मैं क्वालिफाई कर लिया ICA में। तो मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं गवर्नमेंट में कंटिन्यू करूँ या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ। तो फिर उस वक्त बाय चॉइस में टेलीकॉम सेक्टर, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी 2000 में कि आप चाहें तो टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब कर सकते थे, चाहें तो ऑयल सेक्टर में। तो बाय चॉइस उस वक्त 2000 में टेलीकॉम सेक्टर का बूम था कि जी हर बंदा टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा था। तो फिर मैं टेलीकॉम सेक्टर में एक पेफोन कंपनी थी, ज्वाइन किया था 2000 में। और 2008 में 7 के 1 महीने से मतलब 8 साल में मैंने कोई 5 प्रमोशन लिए। तो नॉर्मली ये होता है कि जो सेट कल्चर होता है वो कहता है कि हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो और ऑनेस्ट हो। तो उस वजह से काफ़ी पजीराई भी हुई। मैनेजर अकाउंट से मेरा सफ़र, फिर सीनियर मैनेजर बना, फिर जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, देन CFO।
लेकिन वही बैकग्राउंड जो आपको कहा ना कि रूरल लाइफ से निकले थे, हाँ। तो हमें ये था कि गवर्नमेंट की जॉब फिर भी ज़्यादा बेहतर है। हाँ। तो आई कीप ऑलवेज ट्राइंग फॉर स्टेट बैंक, और फिर वापडा में मेरी ग्रेड 19 में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गई थी 2008 में, लाहौर में। वो मैंने ज्वाइन किया, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के फिर सरकार, लेकिन वो सरवाइव नहीं हो सका। एक साल में पता चल गया कि जो प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा है वो कोशिश करता है कि सैलरी अच्छी हो। फिर वापडा से मैं पीटीसीएल में आया, 5 साल मैंने पीटीसीएल में डायरेक्टर रेवेन्यू, डायरेक्टर फाइनेंस, सखर और हैदराबाद में काम किया। वहाँ से फिर मैं सीएफओ एसआरएसओ में 2013 में आया। फिर 2015 में मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना, और आज 2025 है। तो जिंदगी ख्वाब सी लगती है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। लेकिन ओवरऑल आज जिस पोजीशन में बैठे हुए, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सर लेकिन ये सारी मेहनत है मेरे बिल्कुल ख्याल में, सर। और एजुकेशन जो आपने इंट्रो में भी कहा, मेरे जो लिसनर्स हैं स्पेशली, तो आपको जिंदगी जो बनाती है वो एजुकेशन बनाती एजुकेशन ही है। तो बनाती है। मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है वो सारा एजुकेशन की वजह से। हाँ, और आपका काफी ज्यादा बैकग्राउंड, जो आपने स्ट्रगल्स चैलेंजेस को फेस किया, वो काफी ज्यादा डाइवर्स है कि हर फील्ड में आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। तो सर, आज अगर उस मकाम को आज के सफर के साथ कंपेयर करें तो आपको कैसा लगता है? बहुत मतलब सारी प्राउड फीलिंग भी होता है, और मतलब को बयान नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपको अगर मैं वो लाइव बता दूं शायद व्यूअर भी यकीन नहीं करेंगे किस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी है। जब फ्लड आता था तो हम 6-6 महीने पानी में गुजारते थे, और उस वक्त भी वो इतना फील नहीं होता था। जारी वो एक यूज टू होता है हो गए थे कि बंदे जिस तरह रहते हैं। हमें अभी भी जब मैं एसआरएस में काम करता हूँ, तो मैं जब कम्युनिटी को देखता हूँ, तो हमें बाहर से लगता है कि शायद ये किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन जो वो यूज टू हो जाते हैं, हम भी यूज टू थे। तो मैं उस लाइफ को देखता हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ कि बीइंग सीईओ पूरी दुनिया में काफी मुल्कों में भी सफर किया है, देखा है, एक्सप्लोर किया है। तो एक फील होता है कि काफी वैरायटी है। मतलब मैंने कास्ट भी की है, मैंने जो है ना हल भी चलाया है, मैंने बकरियां भी चलाई हैं। तो उस लाइफ से लेकर आज मैं 2500 एम्प्लॉइज का जो है ना एक सीईओ हूँ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो सारी लाइफ को लेकर रिकॉल रखा है। मेरी कम से कम ये है कि एक एक चीज़, वो मुश्किल दिन भी मुझे आज याद हैं, अच्छे दिन भी याद हैं। जो अच्छे दिन हैं वो हम अल्लाह ताला की नेमत समझ के गुजार रहे होते हैं, और मुश्किल वक्त को भी एक आजमाइश थी, उससे भी निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग था, और आपने एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी की तरह जो है सबको जो है फेस किया। अच्छा सर, अब आ जाते हैं हम लोग सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में बात करते हैं कि सरसों जो है वो इस वक्त सिंध के रूरल एरियाज में काफी इनिशिएटिव ले रहा है। तो सर, क्या आप बता सकते हैं अभी कौन सी प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे चल रहे हैं, और उसका जो हमारी सोसाइटी है, जो रूरल एरियाज हैं, हमारा सखर हो गया, रोहरी हो गया, इसके अलावा भी जो एरियाज है, वहां पर सरसों ने कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लाए? अच्छा, सबसे पहले देखें, व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है कि एसआरएसओ क्या है। मतलब एक इसको लोग एनजीओ समझते हैं, और ये हुकूमत सिंध ने फिर क्यों बनाई। असल में देखें, हुकूमत सिंध के ऑलरेडी बहुत से डिपार्टमेंट है ना। आप खुद देखेंगे कि हेल्थ में डिपार्टमेंट, पुलिस होगी, आपके एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फिर इसको एसआरएसओ को बनाने की जरूरत ये थी कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ चाह रही थी कि हम पॉवर्टी को फेस करें या उसको उससे निकले। उसके लिए एक सोशल पिलर की ज़रूरत थी। नॉर्मली हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर, वो जो जिस तरह की यूनिवर्सिटी का वीसी है, सेक्रेटरी है, तो वो है अवेलेबल। दूसरा पॉलिटिकल पिलर भी है। यूनियन काउंसिल लेवल तक एक बंदा यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता है, तो वो कहता है कि पूरी यूनियन काउंसिल का एक उसको मैंडेट होता है, एमपी होता है, एमएनए होता है, तो वो भी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी था। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है काम करते हैं मासेस के लिए। मतलब अगर डीसी भी होगा तो वो कहेगा पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और एमपीए भी होगा तो वो कहेगा मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उनके वेलबींग के लिए काम करता हूँ। तो जिनके लिए काम कर रहे थे वो ऑर्गेनाइज नहीं था, उसका कोई पिलर नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सोचा कि एक सोशल पिलर कायम करने के लिए एसआरएसओ को इस्टेब्लिश किया 2003 में। और इस वक्त तक एसआरएसओ ने कोई 15 लाख हमारे घर मेंबर हैं पूरे सिंध में। और 15 लाख, क्योंकि हम काम सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंध में काम करते हैं, रूरल एरियाज में काम करते हैं, और सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि उन लोगों की जो रुकावटें हैं वो दूर करते हैं। इस वक्त हमारे पास सोशल कैपिटल में कोई 15 लाख घर हैं। हर घर से एक फीमेल जो है वो हमारी मेंबर है, तो 15 लाख खवातीन हमारी मेंबर्स हैं। और ये मेंबरशिप का तरीका यह है, कोई 80,000 तंजीमें जो महिला लेवल की तंजीमें होती हैं,
उस तंजीम में 15-20 मेंबर होते हैं, उनकी 2 खवातीन होती हैं जो सदर मैनेजर भी होती हैं, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो 15-20 लोगों का ख्याल रख सके। फिर वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि 15,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं। इस तरह फिर यूनियन काउंसिल लेवल पे एक लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि 800 के करीब है। तो हमारा जो 15 लाख खवातीन है वहाँ तक पहुँचने का तरीका ये है कि वो 1-2 लाख खवातीन है, 2 लाख के करीब है जो कि एक्टिव हैं, उनके हमारे पास कॉन्टैक्ट भी होते हैं। तो वो एक पूरा, और ये सोशल कैपिटल जो पिलर है, जो कैपिटल है, ये सिर्फ एसआरएसओ के लिए नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट कहीं स्कूल में बेहतर मैनेजमेंट करना चाहती है, हेल्थ फैसिलिटीज, आपको पता है कहीं पोलियो का रिफ्यूजल आता है तो ये सोशल कैपिटल जो है ना उनको गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है। अगर देखें फ्लड्स आते हैं, कैटास्ट्रॉफी आती हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम, कोविड में इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है खवातीन ने। मैसेज जब, क्योंकि ये लोकल्स होते हैं तो लोकल्स जब मैसेज देते हैं तो वो काफ़ी पावरफुल होता है और एक्सेप्टेंस भी होती है। तो हम इन खवातीन के थ्रू इवन गवर्नमेंट ऑप्शन जब कोविड-19 में राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमारे एलएसओज ने गवर्नमेंट के साथ मिलके बड़ा पीसफुली स्मूथली ये काम किया। इस वक्त 2022 का इतना बड़ा फ्लड आया था, इसमें इसने काफ़ी सोशल कैपिटल जो था खवातीन ने बड़ी हेल्प की। इस वक्त हमारे पास एक तो ये था एसआरएसओ का बनने का वजह ये थी कि एक मासेस जो है ना वो ऑर्गेनाइज किए जाए। तो एसआरएसओ का और काम ये है कि तंजीम साजी, जिस पे हम काफ़ी कामयाब भी रहे हैं, इतने लोगों ऑर्गेनाइज किए हैं। और फिर ज़ाहिर है तंजीमें वैसे तो नहीं बनती हैं, तो उसके लिए कुछ पैकेज होता है कि कुछ, इस वक्त एसआरएसओ के पास कोई गवर्नमेंट ऑप्शन के 7 अरब रुपए हैं जो कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पे खवातीन खुद अपने मंसूबे बना के देती हैं कि अगर मुझे 25,000, 40,000, 50,000 मिल जाए तो मैं गाय का बछड़ा ले लूँ, काफ ले लूँ या कोई छोटा दुकान खोल लूँ। तो उनकी भी कुछ ना कुछ जो है ना घर में हाउस होल्ड इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन ले आ रहे हैं। और नॉर्मली तो आपको पता है कि किसी भी घर की जो नीड है वो मिनिमम वेजेस के बराबर है। 40,000 घर में आएंगे तो वो घर सफिशिएंटली चलेगा या सस्टेन करेगा। तो आप खुद देखेंगे, हम देख रहे होते हैं, मेरी तो काफ़ी इस वक्त तक कोई 1000 के करीब में गाँव घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो वहाँ पे हर 5 अफराद हैं, 6 अफराद हैं घर में, तो जो उनका मेल मेंबर है वो बेचारा मजदूरी करेगा, कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार वो महीने के कमा के लाएगा। और फिर खातून उसको जब सपोर्ट करती है एसआरएसओ के थ्रू तो वो भी 5-6 हज़ार कंट्रीब्यूट कर देती है। तो कुछ ना कुछ उनका जो गैप है वो कम हो जाता है। वो पॉवर्टी से तो नहीं निकलती हैं लेकिन जो उनके बेसिक नीड्स हैं तो वो पूरी होते हुए जब उन खवातीन को, और कुछ बहुत सी खवातीन तो ऐसी हैं जिन्होंने इस छोटे से कर्जे को, छोटी सी सपोर्ट को इतना अच्छा यूटिलाइज किया है कि वो एम्पावर्ड हो गई हैं। आप उनसे जब मिलेंगे, बिजनेस बिल्कुल क्राफ्ट का हो, इवन माल मवेशी का भी एक बिजनेस है, वो भी बहुत लाइव स्टॉक का आपको पता है कि रूरल एरिया में बहुत होता है। तो फिर हमने हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट की कि जी ये ऐसी खवातीन है, पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लिया है। उनको जब 15,000 दिया तो उसने 15,000 वापस किया, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, 4-5 मरतबा इन्होंने छोटे लोन्स यूज़ किए हैं। तो अब इनको हम 5 लाख तक भी लोन दे देते हैं इंटरेस्ट फ्री। तो हमारे पास 1.5 अरब रुपये हुकूमत सिंध ने दिया है कि बिजनेस लोन के तौर पे, उसमें से अगर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक भी खवातीन ये लोन लेती हैं हमसे। तो काफ़ी खुशी होती है कि इतने बड़े पैमाने पे जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी नेगेटिविटी है, उसमें ये एक पॉजिटिव ये खुशबू भी है। तो मैं अक्सर जब भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी क्या आप क्या काम करते हैं, तो नज़र तो आता नहीं है, तो मैंने कहा हमारा काम जो है ना वो लोगों के साथ है, और लोगों का जो काम होता है ना, कोई बिल्डिंग या कोई ब्रिज तो बनाते नहीं है इस तरह जो कि आपको कहीं दूर से नजर आ जाए। ये तो खुशबू है, आप वहाँ खवातीन से मिलेंगे तो फिर आपको आएगी। तो हम वो खुशबू बिखेर रहे हैं और काफ़ी मुतमिन भी हैं, लोगों को ज़िंदगी को चेंज लाते हुए, कुछ अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। लेकिन अभी भी स्केल बहुत बड़ा है, इसमें ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है। सर ये बहुत ज्यादा एक इंस्पायरिंग था कि आपके इसमें ऑर्गेनाइजेशन में मजीद जो है वो औरतें काम करी, और 2 लाख के करीब आपने बताया उनका 2 लाख ऐसी खवातीन हैं जो हमारे साथ डायरेक्ट राब्ते में हैं, मतलब अगर जो कि उनकी मैनेजर्स हैं, यानी कि तंजीम चलाने वाली खवातीन हैं 2 लाख। अब जैसे बताया ना कि 80,000 हमारी छोटी तंजीमें हैं, तो छोटी तंजीम का मतलब है कि महल्ले लेवल की तंजीम, नेबरहुड लेवल। आपको पता है कि रूरल एरिया में गाँव होते हैं, गाँव में फिर महल्ले होते हैं, तो मैं अपनी वो बेसिकली आपस में रिलेटिव होते हैं, कजन्स होती हैं, मतलब अंकल की बेटी हो गई, किसी का हो गई,
वो जो 15 या 20 घर होते हैं ना, वो क्लोज रिलेटिव होते हैं। तो उनमें से हम चाहते हैं कि 2 ख़वातीन ऐसी हो जिनको इजाज़त भी हो, ताकि वो फिर कभी ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए अटेंड कर सकें। आप खुद देखें ना कि जो वो 2 ख़वातीन से आप पूछेंगे ना कि 20 घर हैं, हमारे पास 1 सपोर्ट है, किसको दें? तो वो आइडेंटिफ़ाई करती हैं। तो वो आइडेंटिफ़िकेशन बिल्कुल ट्रू होती है, हाँ, सही हाँ, होती है। जी। अगर हम जाके देंगे तो वो मुश्किल होता है, तो वो आइडेंटिफ़ाई वो करती हैं और सपोर्ट भी वो करती हैं। तो इस तरह की 80,000 तंजीमें में हैं, तो 1,60,000 ख़वातीन वो हो गई जिनके हमारे पास मोबाइल नंबर भी हैं, राब्ता ओके, भी है। सही। अगर हमें आज पता चल जाए कि उस गाँव में कोई आग भी लगी है, तो हम उन ख़वातीन से पूछ सकते हैं क्या नुकसान हो गया। तो इमीडिएट जो है ना रिस्पॉन्स का भी रिस्पॉन्स से, पता जी। चल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर सपोर्ट करनी हो तो वो भी हो सकती है इस तरह। और फिर इस तरह के विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो 15,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, तो 30,000 वो खवातीन हो गई। और इसी तरह एलएसओ में 7 खवातीन होती हैं जो यूनियन काउंसिल की होती है। तो ये जो मेन खवातीन है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच जाता है। फॉर एग्जांपल कोविड में ये था कि जी साबुन यूज़ करना है, मास्क यूज़ करनी हाँ, है, तो मास्क खवातीन जो है रूरल एरिया की बहुत अवॉइड करती थी। हाँ, लेकिन ये थी कि अगर उन खवातीन के थ्रू गए हम लोग तो उसमें फिर सक्सेस हुआ। हाँ। तो ये है कि हमारे पास एक यूँ समझ लें कि आउटरीच है। गवर्नमेंट के लिए, एकेडमिक के लिए या डोनर्स जितने भी हैं, अगर वो काम करना चाहें तो इन खवातीन के थ्रू बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा सर, इसी सिलसिले में ये भी पूछना चाहूँगी सर, एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात है कि कई मर्तबा हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से या घर वाले जो हैं वो खवातीन को इजाज़त नहीं देते ऐसे काम काम में एंगेज होने में। तो सर आपका इसमें क्या तजुर्बा रहा है? और एसआरसीओ जो एसआरएसओ जो है हमारी सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस सिलसिले में सर क्या उनको मदद करती है? क्या इन इनिशिएटिव में उनको एंगेज करने में क्या ऐसे अच्छा, ये खलल बहुत आती है? इम्पोर्टेंट सवाल है और हमने फेस किया है इसको, तो बताना भी मुनासिब है कि जब हम उस वक़्त हमारे मैनेजमेंट चेयरमैन शेख सुल्तान खान थे, अभी भी हमारे पास एडवाइज़र हैं वो, तो वो कायम अली शाह साहब से मिले 2008 की बात है कि जी हम ख़वातीन के साथ, क्योंकि उनके पास ये एक्सपीरियंस था कि इंडिया में भी इस तरह ख़वातीन के साथ काम हाँ, किया है, केआरएसपी में। तो कायम अली शाह साहब ने कहा कि ख़वातीन तो आप जाएँगे मुँह मोड़ लेंगी। तो हाँ, हमने कहा कि मजबूर। मुँह मोड़ लेंगे तो फिर हम देख लेंगे, हमें इजाज़त तो दें। तो वो हमें मुश्किल तरीन डिस्ट्रिक्ट दिए गए, चैलेंज समझ के। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ शिकारपुर और कश्मीर, जो कि आज भी मुश्किल डिस्ट्रिक्ट हैं, आप समझती हैं। तो वहाँ जब हम जाते थे सर्वे करने के लिए तो मदद आप कहते थे कि नहीं, आप हम अपनी ख़वातीन के नाम आपको कैसे बताएँ? आप उस सर्वे में लिखें बेटी 1, बेटी नंबर 1, बेटी नंबर ओके। 2, अगर किसी की 2 मिसेज़ हैं तो बीवी 1, बीवी 2, इस तरह के नाम नहीं बता रहे थे। लेकिन आज माशाल्लाह उसी कशमोर से मुझे कॉल आती है उसी मर्द की कि मैं फलाँ खातून है, उसका शौहर बोल रहा हूँ। तो वो एक देखें ओवरनाइट टर्न हो गया कि पहले हाँ, नाम नहीं बताते, अब वो अपना रेफ़रेंस के तौर पे कहते हैं कि जी मैं फलाँ एलएसओ उसका शौहर बात कर रहा हूँ, भाई बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया स्टार्ट में, लेकिन जब उनको ट्रस्ट आज से ऐसा हाँ, आता है ना, और मर्दों को भी ट्रस्ट आया, उन्होंने देखा कि ये ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है। देखिए मर्द तो सब डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, एजुकेशन के साथ भी जाते हैं हर जगह। हाँ, तो उनका एतराज़ ये होता था कि जी खवातीन के साथ क्यों? आप मर्दों की तंजीमें बनाएँ, ये करें। तो वो एक स्टार्ट जो था उसमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद अभी तो मेरे ख्याल में बाकी एनजीओ, बाकी लोगों ने भी काफ़ी काम किया है। इस वक़्त ऐसा कोई मामला नहीं है जो हम कह सकें कि खवातीन को इजाज़त नहीं है। फिर देखिए जब वो काम करना एसआरएस में शुरू हुआ तो उनकी सिर्फ़ इकोनॉमिकली तो वो एम्पावर हुईं। 5,000 जब घर में ला रही थी, तो उसकी वैल्यू जो है ना और होती है, घर में भी मर्द भी उसको उस एंगल से देखता है। लेकिन उनकी मोबिलिटी बहुत बढ़ी, मतलब एक गाँव से हाँ, दूसरे गाँव में जाने के लिए। अब वो ख़वातीन कहती हैं कि जब हमारी तंजीमें नहीं थी तो हमें इवन अपने बाप के पास भी जाना पड़े तो हमें इजाज़त लेके जानी पड़ती है। परमिशन मिलेगी तो जाएँगे। लेकिन एसआरएसओ की मीटिंग के लिए हमें परमिशन है कि कहीं पे भी जी, जाओ तो अच्छा, हमें बता के जाना होता है कि आज एसआरएसओ की। तो वो देखें कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ, फिर देखें वो ख़वातीन भी हमें नज़र आती हैं जो कहती थी कि जी हमारे लिए तो जो खाना मर्द ले आए, पटाटे पकाना है तो वो पकाना हाँ, है। मतलब हमारे खाने-पीने का सालन का भी फ़ैसला मर्द करता है कि क्या पकाना है। आज वो खुद डिसीज़न करती हैं, खुद शॉपिंग करके ले आती हैं। और मैरेजेज़ में स्पेशली हमने देखा कि बहुत अच्छा हुआ कि जो बच्चियों की भी शादी होती थी तो मर्द पूछते नहीं थे खवातीन से। अब उनकी उम्र का भी ख़्याल रखा जाता है कि जी कम से कम 18 साल की हो,
फैसले शादी में भी खातून का जो है ना, ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो हमें शो करते हैं कि काफ़ी खवातीन का एम्पावरमेंट की तरफ से आई है, स्पेशली सोशल एम्पावरमेंट। हाँ, कि बिल्कुल उनके सर। फैसला डिसीजन मेकिंग में बच्चों को पढ़ाना है, या हम उनको अक्सर यही बताते हैं कि जी मेल फीमेल जो है वो इक्वलिटी की तरफ है, जिस तरह बच्ची का ख्याल रखते हैं उस तरह बेटे का ख्याल रखते हैं, सबका बराबर रखें। क्योंकि अगर मदर एजुकेटेड होगी तो आपका जो है ना पूरा हाउस होल्ड, पूरा खानदान जो है ना वो होता है। लेकिन अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि सप्लाई साइड थोड़ा सा हमारा वीक है। अब स्कूल में बच्चियां तो सही पढ़ना चाहती हैं लेकिन वो स्कूल नहीं है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा और आगे फोर्थकमिंग होना होगा, हर जगह पे कोई क्वालिटी एजुकेशन का एक निकल का। बिल्कुल। और सर ये बिल्कुल आपने सही बोला, जब ज़ाहिर है एक सोसाइटल चेंज हो जाए ह्यूमन वेलबींग पर, तो खुद ही लोग जो है तो होते हैं वो ऐसे इनिशिएटिव्स में काम करना जो है वो पसंद करते हैं, मुतासिर होते हैं। अच्छा सर, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में रूरल सिंध में एक नया सफ़र जो है अभी शुरू किया है, डिफरेंट कैंपेन्स, अवेयरनेस सेशन आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, और नो डाउट सर आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सर आप क्या बता सकते हैं एसआरएसओ का कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और कौन कौन से इस जो स्टूडेंट्स हैं या के लोग हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं? अच्छा देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, जितनी भी दुनिया तरक्की कर रहे हैं, जितने भी मुल्क हैं जिन्होंने ग्रोथ की है, तो वो एंटरप्रेन्योर्स है। सिंध में भी स्पेशली अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास इस वक्त भी कोई 20 लाख बच्चे हैं जो के यूथ हैं जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन जॉब्स उनके लिए नहीं है। जॉब्स नहीं तो है, बगैर एंटरप्रेन्योर के, और ये बातें कहते तो सब हैं लेकिन प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल होता मुश्किल है। होता है। इवन मैं आपको भी बता दूं कि आपके बच्चे जब आईवी यूनिवर्सिटी के भी मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो मेरा पहला ही सवाल उनसे होता है कि आप बीबीए करके, एमबीए करके फिर नौकरी की तलाश में, आपको तो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। होना चाहिए। तो ऐसे में, ऐसे माहौल में, ऐसे मुआशरे में जहाँ पे इसके बहुत से रीज़न हैं, हम लोग रिस्क एवर्टर हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं या फिर कंफर्ट जोन में रहते हैं, और हम इनको यही बताते हैं कि जो जॉब वाला होता है वो एकदम एक स्केल से 5 तक पहुँच जाता है। हाँ, तो लगता है कि उसकी काफ़ी ग्रोथ हो गई है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर हाँ, 4, लेकिन 5 को सरपास करके वो 15 पे पहुंच जाता है, और वो हाँ, सैलरी वाला जो है ना वो 5 पे ही 5 तक ही खुद रहता को है। अपने मेंटेन करता है। और इसको हमने, मेरे ख्याल में एसआरएसओ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने खवातीन से शुरू किया। हाँ, हमने एक साउंड क्रिएट किया कि खवातीन बिजनेस कर सकती हैं तो फिर मर्द क्यों नहीं। मर्द क्यों नहीं कर तो सकते? हमारे पास जो इस वक्त कोई 4 लाख खवातीन हैं, जिसमें से 3.5 लाख खवातीन ऐसी हैं जो माइक्रो, मतलब आप समझ लें कि किसी के पास बकरी होगी, किसी के पास छोटा शॉप होगा, किसी के पास भैंस का बच्चा होगा, लेकिन ये भी बिजनेस है। उससे वो पूरा साल पूरा उनको पालना करती हैं, रेयरिंग होती है, उनके बाद फिर कुर्बानी में या नॉर्मल डेज में वो सेल करके कुछ ना कुछ कमाती हैं। तो उसके बाद फिर काफ़ी हुआ कि हमने खवातीन को जो है ना, कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनको हमने ज़्यादा बिगर लोन दिए, ग्रुप बना के 15 लाख का, 18 लाख का, 30 लाख का लोन भी दिया है, जिसमें वो 5-6 एकड़ ज़मीन लीज़ पे लेती हैं। सही। फिर वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे फसल उगाती हैं, और जो होता है वो सिर्फ़ उनको लीज़ पे जो मकाते पे पैसे देते हैं। फिर उन्होंने इस तरह भी किया है कि गारमेंट की जो है ना 5-5, 10-10 खवातीनें मिलके यूनिट बनाए हैं। तो ये काफ़ी देखें, इसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है हाँ, कि 1-2 साल में, लेकिन काफ़ी मैं समझता हूँ कि एक्सेप्टेंस हो गई है। लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जो कारोबार करता है उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और सस्टेनेबल होती है। जॉब वाला जो है ना वो सारी उम्र उसी तरह मैनेज चलता रहता करता है, है। और जो बिज़नेस जो कर रहा है साथ में कर रहा है। काफ़ी हमने कोई अभी इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया है और काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें आ रही हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि एक बंदा है जो बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा था, आज उसके पास मतलब इतनी प्रॉपर्टी है। एक बच्चा आया था मेरे पास, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, उसने कहा मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैंने कहा तुम्हें तो जब जॉब मिल जाएगी तुम चले जाओगे। उसने कहा सर मैं वायदा करता हूँ कि कुछ भी हो जाए मुझे 5 लाख रुपए दें, मैं बिजनेस शुरू करूँगा। उसने एक सिंपल बजरी की ट्रकें 5-6 लेके आया। अब उस बजरी से फिर उसने सीमेंट रखना शुरू किया और सारा कंस्ट्रक्शन का बजीन में है। अब वो मैं लास्ट टाइम मेरी इत्तेफाक से उससे मुलाकात हुई, उसने कहा सर मेरे पास 50 लाख रुपए का अभी तक मेरे पास एसेट्स है। अब वो देखें जो 5 लाख रुपए ले रहा था, उसने 5 लाख को 50 लाख में विद इन स्पेन ऑफ 4 ईयर्स कैसे कन्वर्ट किया है। तो ये कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिजनेस में ही पॉसिबिलिटी है, जॉब बाकी जगह पे नहीं है।
तो हम खवातीन में भी कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर है कुछ इसमें हार्डल्स ये है हाँ, कि सही। एनवायरनमेंट नहीं है हमारे पास, वो हाँ। इकोनॉमी का, वो एक्सेस, वो इस तरह का, तो उसको थोड़ा-सा अकेडमिया के साथ मिलके हम प्लान कर रहे हैं कि अगर उनकी कोई मार्केटिंग स्किल सही की जाए या जितने डिजिटल वर्कफोर्स तैयार किया जाए, जो कि उन्हीं रूरल एरियाज़ की खवातीन के साथ लिंक हो जाए। बिल्कुल सर, और आजकल बहुत से लोग बिजनेसेस ये सब तो करते हैं जिस तरह आपने बताया, बट उनमें स्टाइल्स, मैनेजमेंट स्टाइल हो गए, स्किल्स हो गए, उनका बहुत ज़्यादा फुकदान होता है। तो और सर आपका जिस तरह आपने काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट में, ये भी एक ज़्यादा इंस्पायरिंग है हमारी फुल सोसाइटी के लिए कि किस तरह आप ऐसे इनिशिएटिव्स ला रहे हैं। और सर इसी के सिलसिले में बात की जाए, आज जो पाकिस्तान है, हम अगर जिस एरियाज में रह रहे हैं वहाँ पे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवर पॉपुलेशन जैसे मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जिस तरह आपने बोला कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मुख्तसर एक फील्ड को कवर नहीं करती, बल्कि एक डाइवर्स है जो कि कल्चर भी हो गया, ऐसे सोसाइटल इश्यूज को भी फोकस करती हैं। तो सर ये SRSO किस तरह अवाम को एजुकेट करता है ताकि ये जो मसाइल हैं, ये जो ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इन सबको जो है वो किस तरह मैनेज किया देखें, जाएगा? हर बंदे का अपना-अपना एक होता है व्यू। मेरा मुझसे कभी भी कोई पूछता है कि सिंध में, रूरल सिंध की बात कर रहे हैं, कि पॉवर्टी के क्या रीज़न है, तो मेरे पास सिंपल 2 आंसर होते हैं। एक लैक ऑफ एजुकेशन, ओवर पॉपुलेशन। मतलब अगर ये दोनों चीज़ों को, फिर उन दोनों के रीज़न्स हैं। अब एजुकेशन में आप खुद देखेंगे, किसी भी टिपिकल गाँव में आप जाएँ, तो मेरा अपना एक एनालिसिस है कि वहाँ 100 बच्चे हैं पढ़ने जैसे, तो 50 स्कूल में जाते हैं, 50 नहीं जाते हैं। और 50 भी जैसे ही 5वीं क्रॉस करते हैं तो स्कूल फिर नहीं होता है, तो बच्चियां स्पेशली रह जाती हैं। तो वो मैट्रिक जो है ना, 50 में से भी बड़े मुश्किल से 20 मैट्रिक करते हैं। हाँ। फिर वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते जो है ना, वो एक बन जाता है, 100 में से एक हो जाता है। तो जब तक इसको एजुकेशन को सही नहीं किया जाएगा तो पावर्टी रहेगी। और एजुकेशन को सही करने के लिए आज अगर सोचेंगे तो उसके फल जो मिलेगा वो 20 साल के बाद मिलेगा। और आज बच्चा स्कूल में जाएगा, 20 साल एजुकेशन करेगा, उसके बाद वो उसके करेगा। बाद इसके रिजल्ट और आएंगे। पॉपुलेशन के भी ये है कि अर्ली मैरिजेज हैं हमारे यहाँ, जो है ना, वो 17-18 साल से पहले शादी हो जाती है। जब वो शादी की एज 30 साल को पहुंचती हैं तो ऑलरेडी 8-10 बच्चे हो जाते हैं। तो एजुकेशन वो भी इतना एक बॉम्ब है पॉपुलेशन का, जो कि चलता रहता है उसको भी। लेकिन ये है कि साइमल्टेनियसली देखना है। और एजुकेशन के बजाय हमें फिर ये इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप कराना पड़ेगा कि जो जितने भी लोग आ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, वो दोबारा तो नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए वो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। और एक आइडियल सोसाइटी के लिए एजुकेशन का वो क्वालिटी एजुकेशन इस तरह की नहीं, जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि आप खुद देखें, IBS अखरवाल निसार साहब के दौर में 5-6 मरतबा असेसमेंट हुई। हाँ। उसमें ये पता चला कि जी 20% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ लिखना आता है। तो इस बीमारी से भी निकलने के लिए क्वालिटी का ज़रूरी होना है। और दूसरा ये है कि पॉपुलेशन पे अब ये देखें, अवेयरनेस हो गई है। पॉपुलेशन पे अभी अर्ली मैरिजेज़ रुक गई हैं, कहीं पे भी नहीं हो रही हैं, थोड़ी-सी डिलेड हो रही हैं मैरिजेज़, लेकिन इसका फ़र्क आस्ते-आस्ते आएगा। एजुकेशन का ये है कि SRSO जैसी ऑर्गेनाइज़ेशन ने इतनी अवेयरनेस की है, इतनी सेंसिटाइज़ हो गए कि एजुकेशन सब लेना चाहते हैं। हाँ। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा कि सप्लाई साइड, अब वो मैं किसी स्कूल गाँव में कहते हैं ना कि आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? कहते हैं जी गाँव में 2 कमरों का एक स्कूल है, उसमें 80 बच्चे पहले एडमिटेड हैं, पढ़ रहे हैं, 50 और कैसे दाखिल करेंगे? तो ये हमें सबको, मतलब हमारा रोल भी है, गवर्नमेंट का भी रोल है कि जी हमें थोड़ा-सा सप्लाई साइड को बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, और देखा जाए भी तो आजकल के नौजवान जो हैं एंटरप्रेन्योर की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो सर सोसाइटी में चेंज करने का स्पार्क आजकल हर किसी में है, क्योंकि हम लोग, पाकिस्तान आजकल बहुत मसाइल से गुजर रहा है। और सर इसी के सिलसिले में आपके काफ़ी ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो आपसे ज़्यादा इंस्पायर है, मोटिवेटेड है, आपके जैसा भी बनना चाहते हैं, एक विजनरी लीडर। तो जो आजकल जो नौजवान हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो मुझे मैसेज मिला था, जिससे मैं इंस्पायर हुआ था, वही मैं मैसेज है। मैं क्लास फर्स्ट ईयर में था, परख प्रोग्राम होता था कराची में, एजाज अली मुकेली साहब जो है वो करते थे। तो वहाँ पे उस्ताद बुखारी एज अ गेस्ट थे। तो सही फिर है। हम ऑडियंस, मैंने उनसे कहा था कि सर नौजवान के लिए कोई मैसेज, तो उन्होंने मैसेज दिया था, सिंधी में मैसेज था, लेकिन 3 वर्ड्स का मैसेज है कि अज़मत मांगती है मेहनत, मेहनत, मेहनत।
तो वो मुझे तो बड़ा उसने मैसेज ने जो है ना एक अंदर से जो जोड़ दिया, वो कर्व सा फील हुआ कि जी मेहनत मेहनत, ये मेहनत तो मेरे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे मेरा जैसा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन जाएंगे, मुझसे बेहतर भी बन सकते हैं, लेकिन अजमत मांगती है मेहनत